जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का। बड़ा छोटा सा, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। ये IAS 36 एसेट्स की इम्पेयरमेंट्स को डील करता है। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके सिलेबस एरिया के अंदर वही ग्रेड सी के अंदर फॉलो करता है। इसमें आपने कैरिंग द एसेट की बात करनी है और स्टैंडर्ड टेस्ट में स्पेसिफिकली बताया है कि कैश जनरेटिंग यूनिट सीजीयू जो है, ये आपके सिलेबस में बताया है, ये सीजीयू की बात इसमें शामिल नहीं है और गुडविल भी इसमें शामिल नहीं है। इसकी मेन रीजन ये है कि गुडविल को जो स्टैंडर्ड डील करता है वो है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड है, जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसलिए कैश जनरेटिंग यूनिट, सीजीयू और गुडविल, ये दो चीजें आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो एसेट जो है उसको रिकॉर्ड करना है उसकी रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर, ताकि इम्पेयरमेंट और रिवर्सल रिकॉर्ड किया जा सके। ये सिलेबस की आपकी रिक्वायरमेंट है। क्या होगी ये चीजें तो अभी हम पढ़ेंगे। प्रोफिशिएंसी लेवल 2 है, इसका मतलब ये है कि इसमें आप थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग लेवल इसका 2 है, 1 है। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें से 8 नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे, 8 नंबर के सवाल इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, इसी एक स्क्रीन के ऊपर ही खत्म हो जाएगा। देखिए, इम्पेयरमेंट किसको कहते हैं? इम्पेयरमेंट कहते हैं नुकसान को, किसी भी चीज के, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसके अंदर जो आपने सोचा था उसका आपको नुकसान हो जाता है, उसे हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। जैसे आपने देखा है, अभी आपके सामने तस्वीर में 3 तस्वीरें नजर आ रही है कि कोई हादसा हो जाता है जिसकी वजह से एसेट को नुकसान हो जाता है। लेकिन एसेट आपने इस्तेमाल करना होता है, उस एसेट से आपने बेनिफिट हासिल करना होता है। लेकिन फर्ज करें कि कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से उस एसेट की जो बेनिफिट आपने उससे सोचा हुआ था वो बेनिफिट आप हासिल ना कर पाए, या उस बेनिफिट के अंदर आपको नुकसान हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इम्पेयरमेंट हो गई है। जैसे कोई हादसा पेश आ गया, ठीक है, गाड़ी लग गई, कोई चीज गिर गई, किसी चीज में शॉर्ट सर्किट हो गया, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये सिनेरियोज जो होते हैं जब इसमें आपके एसेट को नुकसान होता है, तो आप उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ये एसेट जो होता है, एसेट के अंदर अगर कोई नुकसान होता है तो उसे हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। ठीक है जी। और जब भी कभी इम्पेयरमेंट होती है तो हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, इसको भी एक्सपेंस की जगह हमें लॉस कह देना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली आपका नुकसान हुआ है। ठीक है जी। और ये जो इम्पेयरमेंट होती है, ये जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन की तरह आप एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस का अकाउंट भी मेंटेन करते हैं, जैसे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसकी मेन रीजन ये है कि कल को 5 साल बाद, 7 साल बाद कोई भी बंदा उस एसेट की अकाउंटिंग को देखे तो उसे उसके एसेट की नेट बुक वैल्यू के अंदर 3 चीजें नजर आए। उसे नजर आए कि एसेट की कॉस्ट क्या है, उसे नजर आए कि उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, और उसे ये भी नजर आए कि पास्ट में इस एसेट के ऊपर एक हादसा हुआ था, कोई नुकसान हुआ था जिसकी वजह से इसके ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड किया हुआ। तो ये है हमारा बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट मॉडल। जब हम लोगों ने IAS 16 में कॉस्ट मॉडल पढ़ा था तो हमने कहा था कि कॉस्ट मॉडल के ऊपर एसेट जो है एट ईच सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग डेट accumulated depreciation और accumulated impairment loss माइनस करने के बाद दिखाया जाता है। तो यानी कि नेट बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस accumulated depreciation माइनस accumulated impairment loss। तो impairment loss क्या होता है? कब जब कभी किसी एसेट के साथ हादसा हो जाता है या किसी और वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, यानी कि जो वैल्यू, जो बेनिफिट हम उससे ड्राइव करना चाहते थे उस बेनिफिट में कमी आ जाती है, तो फिर हमें वो चीज जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करनी है। एसेट को, एसेट हमारे पास इसलिए एक एसेट है क्योंकि हमें उसे इस्तेमाल करना होता है, लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इस्तेमाल करके वो बेनिफिट हासिल नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस एसेट का कोई फायदा नहीं। ठीक है जी। तो इम्पेयरमेंट जब होगी तो हम एंट्री करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। और उसके बाद हर साल जब भी हम कभी एसेट दिखाया करेंगे तो हम एसेट की कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी माइनस किया करेंगे और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस भी माइनस किया करेंगे।
एसेट की डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होती है, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस हर साल नहीं आता। इम्पेयरमेंट लॉस तब आएगा जब एसेट के साथ कोई हादसा होगा। तो ऐसा हो सकता है कि इम्पेयरमेंट लॉस के अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट डाल दिया, फिर वो साल हर साल इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर वो अमाउंट नजर आती रहे। ठीक है जी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि क्यूमुलेटिव इम्पेयरमेंट लॉस जो होता है ये आपका हर साल डेप्रिसिएशन की तरह चार्ज नहीं होता। अब सवाल ये है कि एंट्री करनी हमने समझ ली, लेकिन अगर हमने ये एंट्री अब रिकॉर्ड करनी है तो अब हमने अमाउंट क्या रिकॉर्ड करनी है, इस एंट्री की अमाउंट समझ लीजिएगा। ठीक है जी। इस एसेट को, इस एंट्री को हमने करना है रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है जी। यानी कि आपने एसेट की रिकवरेबल अमाउंट माइनस करनी है, कैलकुलेट करनी है, और नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कैलकुलेट करनी है। ठीक है। इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे है कि अगर आपकी रिकवरेबल अमाउंट जो है और ये आंसर इसका नेगेटिव आ जाता है, ठीक है जी, अगर आपकी रिकवरेबल अमाउंट कम है, नेट बुक वैल्यू ज्यादा है, इसका आंसर नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यार हमने एसेट से जो बेनिफिट हासिल करना था, देखिए ये रिकवरेबल अमाउंट होती है, दिस इज बेसिकली द बेनिफिट ऑफ द एसेट। जब हम लोग एसेट से कितना बेनिफिट हासिल करेंगे वो इसकी रिकवरेबल अमाउंट से आता है। तो जो एसेट से बेनिफिट हम हासिल कर सकते हैं उसकी नेट बुक वैल्यू, इन दोनों के दरम्यान में फर्क है। अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि आपका इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है। अगर आंसर नेगेटिव है तो इम्पेयरमेंट लॉस है, अगर आंसर पॉजिटिव है तो आपको, इसका मतलब यह है कि इसको मैं इम्पेयरमेंट गेन तो नहीं कह सकता, इसका मतलब यह है कि सब अच्छा है। इसको मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा है। आप लोगों ने इससे पहले जिसने पढ़ा हुआ है उसने शायद ये पढ़ा होगा कि नेट बुक वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट का अगर आंसर पॉजिटिव आए तो वो लॉस होता है, नेगेटिव आए तो ठीक है। मैं इसको रिलेट करूंगा आपकी, आपको याद होगा एनआरवी की कैलकुलेशन के साथ IAS2 के अंदर, जब हम लोग एसेट की एनआरवी कैलकुलेट करते थे हम कहते थे कि एसेट की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है और जो उसकी कॉस्ट है, इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस अगर हो तो हम लोग हाई लोअर ऑफ एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर लेते हैं। आपको याद होगा वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। एनआरवी क्या होती है, एनआरवी किसी भी इन्वेंट्री की एनआरवी जो होती है वही होती है कि उसको बेच के उससे कितने बेनिफिट हासिल होगा। तो सवाल यह है इन्वेंट्री के केस में हमें कितना बेनिफिट हासिल होगा उससे, हम उसको उसकी कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आपकी रिकवरेबल अमाउंट कम है, अगर उस केस में एनआरवी कम होती थी और कॉस्ट ज्यादा होती थी तो हम एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करते थे, आपको याद होगा। समझाने की गर्ज से बता रहा हूं, इन्वेंट्री के केस में हम लोग क्या करते थे, इन्वेंट्री के केस में हम लोग एनआरवी कैलकुलेट करते थे और कॉस्ट निकालते थे। अगर एनआरवी छोटी होती थी, कॉस्ट ज्यादा होती थी, तो हम लोग कहते थे नेगेटिव है, हम लोग लॉस रिकॉर्ड करते थे। और अगर पॉजिटिव होता था तो हम क्या करते थे, हम कुछ नहीं करते थे, हम कहते थे सब अच्छा है। तो इन्वेंट्री यानी कि IAS2 के केस में जो रिकवरेबल का जो बेनिफिट किसी चीज से हासिल करना होता है उसे हम एनआरवी कहते हैं, और IAS16 के अंदर जो बेनिफिट हमने किसी एसेट से हासिल करना होता है उसे रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। और उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट होगी या नेट बुक वैल्यू होगी। ठीक है, ये भी दोनों सेम चीज है ना, एसेट कितने का आया और IAS16 के केस में जो एसेट कितने का आया उसमें से नेट बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, जब हम एनआरवी लॉस रिकॉर्ड किया करते थे ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कहते हैं जी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करें एसेट की और उसमें से नेट बुक वैल्यू माइनस करें। अगर आंसर नेगेटिव आए इसका मतलब ये है कि रिकवरेबल अमाउंट कम है, नेट बुक वैल्यू ज्यादा है, एसेट जो है जितनी अमाउंट पे हमने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया हुआ है उससे हम उतना बेनिफिट हासिल नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें एक लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिसे हम इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। तो IAS16 के केस में इस लॉस को हम इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं, और IAS2 के केस में इस लॉस को हम लोग एनआरवी लॉस कहते होते थे। शायद तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अगर ये कंपैरिजन समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं इस कंपैरिजन को मिटा देता हूं। आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि एसेट की रिकवरेबल अमाउंट और एसेट की नेट बुक वैल्यू को आपस में कंपेयर करने से
आपका आंसर अगर नेगेटिव आए तो हम कहेंगे कि ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है, और अगर पॉजिटिव आंसर आए तो हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आए तो हम सब अच्छा है कहकर सो जाएंगे, हम कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट से नेट बुक वैल्यू माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो नेगेटिव आ जाए तो हम फिर इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। तो अभी तक जो दो बातें मैंने बताई है, नंबर वन, इम्पेयरमेंट क्या होती है? इम्पेयरमेंट होता है एसेट के अंदर किसी हादसे की वजह से या किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नुकसान हो जाना। जब वो हो जाता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? अमाउंट बहुत इजीली कैलकुलेट होगी। अमाउंट कैलकुलेट होगी रिकवरेबल अमाउंट में से नेट बुक वैल्यू माइनस करेंगे। अगर आंसर नेगेटिव आए तो इसका मतलब ये है कि हमने इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री करनी है उस अमाउंट से जो आंसर में नेगेटिव आ रही है। ठीक है जी। और अगर पॉजिटिव आए तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट रिकवर इम्पेयरमेंट का। अच्छा जी, रिकवरेबल अमाउंट की बात करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट जो होती है ये कैसे कैलकुलेट होती है? नेट बुक वैल्यू तो आपको पता है कि नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो ये तो होती है एसेट की कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जिस डेट की नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है उस डेट तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके कॉस्ट में से माइनस करें तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाती है। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट जो होती है ये दो चीजों में से हायर को कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि हम कह सकते हैं हायर ऑफ दो चीजें, इन दोनों में से जो हायर होगी वो रिकवरेबल अमाउंट होगी। इसका मतलब यह है कि हमें इसमें दो कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। एक होती है जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरी होती है जनाब वैल्यू इन यूज। यानी कि अगर हम इस एसेट को मार्केट में बेच दें तो बेचने के खर्चे माइनस करने के बाद ये एसेट में से हमें कितने पैसे रिकवर होंगे। देखिए मेरे पास एक गाड़ी है, मैं बेच देता हूँ, लेकिन बेचने के लिए मुझे उसके ऊपर कुछ काम कराना पड़ेगा। या मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल सही करा के मैं बेचूंगा तो मोबाइल सही कराने के ऊपर 10,000 रुपये खर्चा होगा और बेच के मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे। तो बेसिकली मुझे फेयर वैल्यू 50,000 मिल रही है, लेकिन मुझे उसको सेल करने के लिए 10,000 की कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो 10,000 मेरी जेब से गया, 50 आया, तो टोटल मुझे 40 मिला। ठीक है जी। तो बेसिकली रिकवर उससे कितना हुआ? हमें 40,000 रुपये हुआ। इसी तरह से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये कैलकुलेट करेंगे आप, और वैल्यू इन यूज यानी कि इस चीज को इस्तेमाल करके हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। चीज को इस्तेमाल करके बेनिफिट कैलकुलेट करना कभी कभार इजी होता है। यानी कि मुझे पता है कि यार ये फैक्ट्री है, ये मशीन है, ये मुझे 10,000 यूनिट बना के देती है, तो मैं उन यूनिट्स का बेनिफिट निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये इसकी वैल्यू इन यूज है। लेकिन कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि हर दफा कैलकुलेशंस करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए उन कैलकुलेशंस में आपको नहीं लेकर जाएगा एग्जामिनर। वो सिर्फ ये कहेगा कि हर साल की वैल्यू इन यूज इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दो चीजें जी, इन दोनों की कैलकुलेशन भी हम सीखेंगे। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, ये और वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो हायर होगी, इन दोनों में से जो बड़ी होगी वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट। लेट्स सपोज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपकी 3 लाख रुपए निकलती है और वैल्यू इन यूज आपकी 2,50,000 रुपए निकलती है, तो आप 3 लाख रुपए रिकवरेबल अमाउंट रखेंगे। ये बात भी समझ आ गई? रिकवरेबल अमाउंट दो चीजों पर मुश्तमिल होती है। रिकवरेबल अमाउंट दो चीजों पर मुश्तमिल होती है। नंबर वन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। नंबर टू, वैल्यू इन यूज। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्जांपल्स भी हैं, बड़ी डिटेल से डिस्कशन होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारा इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट है किसी भी एसेट में उसकी वैल्यू में कमी आना जो ग्रेजुअली डिक्रीज की तरह नहीं है, जो एकदम डिक्रीज है किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर की वजह से। जब आपने चेक कैसे करना है? आपने चेक करना है, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है एसेट की, जो कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो हायर होगी वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट होगी। उसमें से माइनस करनी है नेट बुक वैल्यू। आंसर नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो सब ठीक है। नेगेटिव आ गया तो फिर आपने रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना है, जिसके एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। An entity owns a car that was involved in an accident at the year end. एक्सीडेंट हो गया जी कार का, इट इज barely यूजेबल, यानी कि काफी ज्यादा नुकसान हो गया इसको। सो द वैल्यू इन यूज इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 100,000। ले जी, इसकी वैल्यू इन यूज
वैल्यू इन यूज जो है वो 100,000। However, the car is a classic and there is a demand for the parts. यानी कि ये एक बड़ी जो है वो रेयर गाड़ी है, तो जिन लोगों के पास है उन लोगों को अक्सर इसके पार्ट्स की जरूरत रहती है। तो अगर आपकी गाड़ी लग गई है, ठुक गई है, तो फिर आप शायद इसके पार्ट्स बेच सकते हैं जो इसके ठीक रह गए हैं पार्ट्स। This result in a fair value less cost to sell of rupees 300,000. ये fair value less cost to sell, ये कितने के इक्वल है? 3 लाख रुपए के ऊपर। The opening carrying amount was rupees 800,000. साल के शुरू में ओपनिंग नेट बुक वैल्यू जो थी वो 800,000 थी। And the car was estimated to have a life of 8 years from the start of the year. इस साल के शुरू में जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी वो 8 साल थी। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो क्या हुआ, गाड़ी को एक एक्सीडेंट हुआ, नुकसान हो गया, गाड़ी इंपेयर हो गई। जब भी कभी एसेट को नुकसान होगा तो वो एसेट जो है उसकी हम इंपेयरमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसने रिक्वायरमेंट तो नहीं पूछी, लेकिन चलिए मैं पूछ लेता हूँ कि हमने इसकी कैलकुलेट करना है कि इंपेयरमेंट लॉस कितना है और फिर उसकी अकाउंटिंग एंट्री करें। देखिए इंपेयरमेंट लॉस कैसे होता है, हम लोग कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट लेस नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। रिकवरेबल अमाउंट जो होती है ये होती है हायर ऑफ, इन दोनों में से हायर। हायर कौन सा है? फेयर वैल्यू लेस सीटीएस कॉस्ट टू सेल, ये है जनाब 3 लाख। और वैल्यू इन यूज ये है जनाब 1 लाख। इन दोनों में से हायर कौन सी होगी? 3 लाख, ये आपकी रिकवरेबल अमाउंट होगी। नेट बुक वैल्यू की बात करें, 8 लाख रुपए का एसेट था, इसके ऊपर 8 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी, यानी कि इसकी नेट बुक वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन जो पहले साल की चार्ज हुई वो जो इस साल की चार्ज हुई वो 1 लाख थी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 7 लाख रुपए इस एसेट की नेट बुक वैल्यू रखेंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो 3 लाख में 7 लाख, 4 लाख का माइनस आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि 4 लाख का लॉस हुआ है। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रेडिट 4 लाख रुपए से। तो ये आपकी अकाउंटिंग एंट्री हुई। समझ आती? इस साल के एंड पे जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम लोग एसेट को दिखाएंगे, तो हम जो एसेट दिखाएंगे उसको हम लोग नॉन करंट एसेट्स के अंदर, व्हीकल्स के अंदर जो हम चीज दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे? व्हीकल जो है इसकी कॉस्ट है 8 लाख, ये इसकी नेट बुक वैल्यू थी, पीछे नहीं पता इसकी कॉस्ट वगैरह कितनी थी, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख की, और लेस करेंगे हम एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस 4 लाख का। जब ये माइनस करेंगे तो एसेट की जो नेट बुक वैल्यू आपकी बुक्स में आएगी वो 3 लाख रुपए है। ये रीवैल्यूएशन करते हुए भी हमने देखा था कि जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो एसेट की नेट बुक वैल्यू जो फाइनली बन जाती है वो उसकी फेयर वैल्यू के इक्वल होती है। सिमिलरली इंपेयरमेंट के अंदर भी जब एसेट की सारी प्रेजेंटेशंस कर लेंगे तो वो एग्जैक्टली उसी अमाउंट पे आ जाएगा जिस अमाउंट पे हम उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर चले तो हम एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या लिखेंगे? एक तो इसकी डेप्रिसिएशन लिखेंगे जो 1 लाख रुपए हमने चार्ज की थी। दूसरा हम इसके ऊपर इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमने 4 लाख रुपए शायद रिकॉर्ड किया था। यस 4 लाख रुपए ये रहा। तो अब अगर आप गौर से देखें तो हमने क्या किया है, हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है इंपेयरमेंट लॉस, और ये एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का जो अकाउंट है जो कि जस्ट लाइक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट की तरह होता है, ये अब आप लोगों के पास हमेशा आता रहेगा। अब थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे काफी हद तक कंप्लीट होता है।
वैल्यू इन यूज के बारे में बात करते हैं। वैल्यू इन यूज क्या होती है और वैल्यू फ्रॉम सेल क्या होती है, ठीक है जी। वैल्यू इन यूज से मुराद है जो हम लोग कहते नहीं है कि एसेट की रिकवरेबल अमाउंट है, तो वो दो सिचुएशंस में हो सकती है। देखें एसेट को जब हमने अपने पास रखा हुआ है तो हमने या तो उसको इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है, या अगर आप उसे इस्तेमाल ना कर पाए तो हम उसे बेच देंगे। तो वैल्यू इन यूज का मतलब होता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, जितने भी फ्यूचर के अंदर एक एसेट से हमें पैसे मिलने हैं, इनको हम लोग उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि हम उस एसेट से फ्यूचर में कितना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अगर मशीनरी है तो उसको चला के हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, गाड़ी है तो वो रोड पे जाएगी तो उससे हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, बिल्डिंग से हम कितना फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब ये कितना फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल कर सकते हैं ये कैलकुलेट करना हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि हमें वो हर साल बता देगा। फॉर एग्जाम्पल एक एसेट है, उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है, तो वो 5 सालों तक हमें बता देगा कि जनाब इस एसेट से ईयर 1 में हमें 3 लाख का बेनिफिट होगा, इस एसेट से हमें ईयर 2 में 2 लाख का बेनिफिट होगा, इस एसेट से हमें ईयर 3 में 1 लाख का बेनिफिट होगा, इस एसेट से हमें ईयर 4 में फिर 2 लाख का बेनिफिट होगा, इस एसेट से ईयर 5 में हमें 3 लाख का बेनिफिट होगा। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है, वो कहता है कि ईयर 5 में ही ये एसेट जब हम बेच देंगे तो 13 लाख का ये एसेट भी बिक जाएगा, तो 13 लाख वो भी आ जाएगा। तो वैल्यू इन यूज, ठीक है जी, ये फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं जो कि फ्यूचर में आपको मिलने होते हैं। एनपीवी आईआरआर वाला कॉन्सेप्ट याद करें, क्यूएम के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम कहते थे कि एक एसेट है उससे एक इंस्टॉलमेंट एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट लगाना है, उससे हमें फ्यूचर में कैश फ्लोज आएंगे। तो बेसिकली वैल्यू इन यूज जो है ये वही कैश फ्लोज है जो आप लोग पढ़ते हैं। ये जो फ्यूचर में इसके बेनिफिट्स मिलते हैं यूजिंग एन एसेट इंक्लूडिंग इट्स इवेंचुअल डिस्पोजल, यानी कि अल्टीमेटली जब आप इसे डिस्पोज करेंगे तो उससे भी कुछ पैसे आपको मिलेंगे, वो पैसे भी आपने शामिल करने हैं एट द सूटेबल डिस्काउंट रेट। और आपने क्योंकि ये फ्यूचर की वैल्यूज है, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है आज की डेट में, तो वो आपकी वैल्यू इन यूज बन जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ये कैलकुलेशन कराएगा आपसे, वो आपको ये नहीं कहेगा कि जनाब जरा कैलकुलेट करके बताइए कि इसके चौथे साल में आपको कितना बेनिफिट होगा। वो कैश फ्लोज से वैसे निकल सकता है जो कि आप एमएफए के अंदर पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक में, लेकिन अभी आपके लिए ये है कि इस लेवल के ऊपर आपको टेंशन नहीं है, परेशानी हो रहा है। आपको वो सीधी सीधी अमाउंट दे देगा कि भाई पहले साल में इतना बेनिफिट होना है, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, और आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि आप प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टाइम। और जब फ्यूचर वैल्यू कर रहे होते हैं हम लोग तो टाइम को पावर माइनस में लिखते हैं, ठीक है जी। अब ये जो भी डिस्काउंट रेट है वो आर लिखा जाएगा, टी फॉर टाइम है, तो जितने साल जो है ना इसको डिस्काउंट करेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इफ द रेट इज 10%, तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। हम लोग कहेंगे 3 लाख पहले साल के एंड पे आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं इनटू 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर -1। फिर हम कहेंगे 2 लाख इनटू 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर -2। फिर हम कहेंगे 1 लाख, यानी कि जो जो अमाउंट जिस जिस डेट पे मिल रही है उसके ऊपर हम लोग उसी तरीके से डिस्काउंटिंग लगा देंगे, जिसे हम डिस्काउंटिंग करना कहते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर। आप लोगों में से जिन बच्चों ने क्यूएम पढ़ी है मेरे से, वो बाकी जिससे भी पढ़ी आप जानते होंगे जरूर, बेसिकली ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है। ये चीज याद रखिएगा कि ईयर 5 के अंदर दो कैश फ्लोज है, एक है आपकी रेगुलर कैश फ्लोज और दूसरी जो है वो आपकी नॉर्मल जो आपका डिस्पोजल का कैश फ्लो है, तो आप उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब आप इन सारों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जमा करेंगे, तो ये आपकी बनेगी वैल्यू इन यूज। अब कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू इन यूज क्या बनेगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, वैल्यू फ्रॉम सेल। देखिए एसेट नॉर्मली आपने सेल करने के लिए नहीं रखा था, लेकिन आपने अल्टीमेटली उसको सेल तो करना ही होता है। या ये अगर देख लें आप कि यार अगर इस एसेट की वैल्यू इन यूज जो है वो कम बन रही है तो मैंने ये क्यों काम कर रहा हूँ। एक मशीन है उसको बेच के आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, जबकि उसकी पूरी लाइफ में उससे जितना प्रॉफिट कमाना है आपने उस सारे बेनिफिट को अगर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा वैल्यू इन यूज। और वैल्यू फ्रॉम सेल जो है वो ज्यादा है, वैल्यू इन यूज कम है। तो अगर आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी कि जिसे वैल्यू फ्रॉम सेल कहते हैं, वैल्यू फ्रॉम सेल है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
अगर ये ज्यादा हो आपकी वैल्यू इन यूज से, तो फिर आपको अपने आप से ये जरूर सवाल पूछना चाहिए कि यार फिर मैं ये पंगा क्यों कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस ही क्यों कर रहा हूँ, कि इस बिजनेस में जो मशीनरी लगी है उसको चला के मुझे कम बेनिफिट हासिल होगा और मशीनरी को बेच के मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो ये तो वैसे एक साइड लाइन पे साइड नोट लिखें कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई बिजनेस की वैल्यू फ्रॉम सेल ज्यादा है या वैल्यू इन यूज ज्यादा है। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको बेचने से ज्यादा बेनिफिट हासिल होता है, वो बिक जाएगा, वो स्क्रैप के तौर पे बिक जाए या जैसे भी बिक जाए या कोई और ले जाए, लेकिन इन दोनों में से तो हमने हायर लेनी होती है, इन दोनों में से हमने हायर लेनी होती है, लेकिन इन दोनों का आपस में कंपैरिजन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। The fair value less cost to sell, value from sale होती है, price that would be received to sell an asset minus the cost to sell। ठीक है जी। तो इन दोनों में से जो हायर होती है वो आपकी वैल्यू होती है। फेयर वैल्यू के बारे में कहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट एट अ पर्टिकुलर डेट इज नॉर्मली इट्स करंट मार्केट वैल्यू। ये कितने का इस तरह का एसेट मार्केट में सेल परचेज हो रहा है वो उसकी फेयर वैल्यू होती है। ये वही फेयर वैल्यू है जो हम लोग रीवैल्यूएशन सरप्लस में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एसेट की फेयर वैल्यू जो रीवैल्यूएशन में हम लोग यूज करते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उसमें से उसकी कॉस्ट टू सेल माइनस करेंगे और उसको वैल्यू इन यूज के साथ कंपेयर करेंगे, उससे हमारी रिकवरेबल अमाउंट निकलेगी और हम लोग इम्पेयरमेंट भी चलेंगे। अच्छा, if no active market exists, it may be possible to estimate the amount that the equity could obtain from the disposal। अच्छा, अगर कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, 100 चीजों की एक्टिव मार्केट होती है, जैसे आपके पास जनरेटर है तो जनरेटरों की एक मार्केट होगी, आपके पास कंप्यूटर है कंप्यूटर्स की एक मार्केट होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा स्पेसिफिक खास किस्म की मशीनरी है जिसकी मार्केट में वैल्यू जो मार्केट में दिखती नहीं, आपने सेल्फ डिजाइन की है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई एक्टिव मार्केट प्राइस शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन फिर भी इसको एस्टिमेट किया जा सकता है, तो आप एस्टिमेट जरूर करें। डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, पहले हम लोग उसने फेयर वैल्यू के बारे में बात बताई है, अब वो कॉस्ट टू सेल के बारे में बात बताने लगा है कि इसके अंदर लीगल कॉस्ट शामिल होती है, टैक्सेस शामिल होते हैं और कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट टू कंडीशन टू बी सोल्ड, यानी कि एसेट को इस काबिल बनाया जाए कि वो सेल हो सके, उसके लिए उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ सकता है। जैसे गाड़ी अगर ठुक गई है तो उसको बेचने के लिए पहले से सही कराना पड़ेगा। जैसे हमने मोबाइल की एग्जांपल ली थी कि 50,000 का बेचने के लिए उसके ऊपर 10,000 का खर्चा करना पड़ेगा, तो ये उसकी कॉस्ट टू सेल में होती है। और वैल्यू इन यूज के बारे में हमने क्या बात किया, वैल्यू इन यूज represents the present value of expected future cash flows from the use of the asset discounted at a suitable discount rate। ये बात हमने कर ली है। एस्टिमेट्स के अंदर जो है ना वो क्या क्या शामिल होता है, कंटिन्यूअस यूज अगर करते हैं एसेट का तो कितना कैश मिलेगा, कैश आउटफ्लो जो कि इस कैश को करने के लिए होगा, नेसेसरी इनकरिंग टू जनरेट द कैश, यानी कि इसको बनाने के लिए इस कैश फ्लो को हासिल करने के लिए आपको कैश आउटफ्लो कितना मिल चाहिए। ठीक है जी, और इसके बाद क्या है जी, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, यानी कि वही चीजें हैं जो भी हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। एस्टिमेट एक्सक्लूड, एस्टिमेट जो आप कैश फ्लोस के निकालते हैं उसके अंदर जो जो चीजें शामिल नहीं होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट शामिल नहीं होती और एक्सपेंस कॉस्ट शामिल नहीं होती। आपको याद होगा हम बड़ी दफा इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ये दो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसमें बिजनेस का कसूर नहीं है, बिजनेस के मालिकों का कसूर है या मुल्क के मालिकों का कसूर है। इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस में लिखना था, टैक्सेस लिखना था। इंटरेस्ट और टैक्स ये आप दोनों चीजें इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस को पे करना पड़ा है उसकी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, उसका बिजनेस के अर्निंग पोटेंशियल से कोई ताल्लुक नहीं। सिमिलरली इनकम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का जगह होता है, उसका भी बिजनेस के इनकम पोटेंशियल से अर्निंग पोटेंशियल से कोई ताल्लुक नहीं होता, कैश फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो अपना हिस्सा आके ले जाती है। तो वैल्यू इन यूज के केस में आपने ये दोनों चीजें एस्टिमेट्स में शामिल नहीं करनी है। बंद करती है। अब जरा एक सवाल देख लेते हैं वैल्यू इन यूज के मुतालिक जो है उसको डिस्कस कर लें एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। वैल्यू इन यूज का एक बड़ा मजे का सवाल है। द कंपनी हैज अ मशीनरी in its statement of financial position at a carrying amount of rupees 300,000। ये इसकी नेट बुक वैल्यू है। The machine is used to manufacture the company's best selling product range। ओए बेस्ट सेलिंग चीज बनाती है। But the entry of new competitor in the market has severely affected the sales। ये एक एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है कि जब मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए जिससे कि आपकी सेल्स कम हो जाए, तो एसेट की
वैल्यू इन यूज को अगर आप जेन में लेकर आए, रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें होती हैं, एक वैल्यू इन यूज होती है और एक आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है। तो वैल्यू इन यूज कैसे आती है? वैल्यू इन यूज अभी हमने बात की है कि फ्यूचर में जितना जितना प्रॉफिट हम इससे कमाएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब अगर आपका कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में तो इसका मतलब ये है कि अब आप उतना प्रॉफिट नहीं हासिल कर सकते। उसने ये भी बताया है कि जिसकी वजह से सेवियरली इफेक्ट हुई है आपकी सेल्स। इसका मतलब ये है कि एसेट को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एसेट की वैल्यू इन यूज में कमी आ गई। तो ये जो नुकसान वाला कॉन्सेप्ट है ना कि एसेट कहीं जाके बचेगा फिर ही उसकी इम्पेयरमेंट होगी, इसको जरा ब्रॉड करना होगा। देयर आर सम अदर सिनेरियोज एज वेल कि जिनकी वजह से एसेट की इम्पेयरमेंट हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एसेट आपने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, लेकिन वो इतना संभाल के रखा है कि वो उसकी चीजें बिक ही नहीं रही, तो वो भी इम्पेयरमेंट होगी। तो इम्पेयरमेंट सिर्फ नुकसान ड्यू टू द हादसा नहीं होता, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से नुकसान को इम्पेयरमेंट नहीं कहते, और भी बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि हमने एसेट क्यों रखा हुआ है? हमने एसेट रखा हुआ है ताकि हम उसे इस्तेमाल करके बेनिफिट हासिल कर सके। चीजों से प्यार नहीं करते हैं इंसान, इंसान चीजों को इस्तेमाल करते हैं और लोगों से प्यार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग चीजों से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो जो चीज रखी हुई है, जो प्रॉपर्टी है, जो प्लांट है, जो इक्विपमेंट है, वो इस्तेमाल करने के लिए है। लोगों से प्यार करें, चीजों को इस्तेमाल करें। अच्छा, जो चीजें इस्तेमाल करने के लिए रखी हुई है उनकी वैल्यू आपकी नजर में तभी है जब आप उनको इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप उनको इस्तेमाल करके जो चीज बेचेंगे वो बिकी नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए अभी कूड़ा है, ये एसेट जो है दिस इज यूजलेस फॉर यू, क्योंकि इससे जो चीज बेचनी है वो तो आप सेल ही नहीं कर पा रहे। तो दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। इसका मतलब ये है कि इम्पेयरमेंट हुई है। As a result, the company believed that the future sale of the product over the next 3 years will be only rupees 150,000, 100,000 and 50,000। उसने कहा है कि इस चीज को जो बेचने से जो सेल होगी अगले 3 सालों में वो ये होगी। The asset will be sold for rupees 25,000 और बाद में एसेट जो है वो 25,000 का बिक भी जाएगा। An offer has been received to buy the machine immediately for rupees 240,000। किसी ने कहा है कि भाई अभी हमें ये चीज बेच दो, ये इसकी फेयर वैल्यू है, बट द कंपनी वुड हैव टू पे द शिपिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 5,000। ठीक है जी। और रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10%। ठीक है, ये रिस्क फ्री रेट और रिस्क ऑब्जर्वेंट रेट या रिस्क प्रीमियम, ये सारी चीजें अगेन एमएफए में पढ़ेंगे, आप जिसे भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पे। लेकिन अभी ये है कि हम लोग रिस्क फ्री का वर्ड अगर रिमूव भी करते तो ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। Market changes indicates that the asset may be impaired। कहते हैं जी एसेट इंपेयर हो गया, हमें लग रहा है। भाई आपको क्या लग रहा है? हमें भी पता है कि एसेट इंपेयर हो गया है, क्योंकि हमें याजिम साहब ने बताया था कि अगर मार्केट में किसी एसेट की सेल्स इंपैक्ट हो जाए तो ये एक एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर्स अभी हम नीचे देखेंगे, उनकी लिस्ट भी देखेंगे। तो क्या है कि एसेट हमारा इंपेयर हो रहा है, सो द रिकवरेबल अमाउंट फॉर द एसेट मस्ट बी कैलकुलेटेड। ठीक है जी, एसेट इंपेयर हो रहा है, इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन करें। अगेन हम लोग किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे? हम कहेंगे रिकवरेबल अमाउंट, और ये रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ व्हाट? एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसके नीचे दो तीन लाइन छोड़ते हैं। और दूसरी चीज है जनाब वैल्यू इन यूज, और दूसरी चीज हमने क्या लिखनी होती है? नेट बुक वैल्यू। तो पहले हम लोग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू इन यूज, इन दोनों का हायर हम यहाँ पे लिखेंगे, नेट बुक वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका इम्पेयरमेंट हुई है या नहीं हुई। तो वन बाय वन चलते हैं, हमने तीन कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उसने कहा है कि 2,40,000 का बिकेगा और उसको बेचने के लिए 5,000 की आपको शिपिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की कैलकुलेशन करें तो 240 माइनस 5,000 ये बनता है जी 235,000। वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन आपको पता है कि हम कैसे करते हैं? हम फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, वैल्यू इन यूज। उसने ये कहा है कि द एसेट विल बी फ्यूचर सेल्स, ईयर 1 के एंड में जो सेल होगी वो कितनी होगी जनाबे वाला? 1,50,000, 150,000। ईयर 2 के एंड पे जो सेल्स होगी वो कितनी होगी? 100,000। और ईयर 3 के एंड पे जो सेल्स होगी
वो होंगी 50,000। ये इसलिए नहीं लिखा हुआ कि ईयर के एंड पे सेल होगी, लेकिन जब हम कैश फ्लोज लेते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि कैश फ्लोज एंड ऑफ द ईयर रिलाइज होते हैं। ये याद रखिएगा कि जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि कैश फ्लोज जो है कि एंड ऑफ द ईयर अराइज होते हैं। और आपका टैक्स रेट 10% का इंटरेस्ट रेट, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.10 रेज टू पावर -1, 1.10 रेज टू पावर -2, 1.10 रेज टू पावर -3। थोड़ा सा जरा मुझे कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी आपका और मेरा, क्योंकि एक थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता है, इसलिए फिर मैं आपसे कैलकुलेशंस नहीं करवा सकता, लेकिन आप भी बराए मेहरबानी इसके साथ साथ कीजिएगा कैलकुलेशन। तो ये आपके पास आता है जी, चेक कर लें आप भी, 136,364, ये आपके पास आएगा 82,645, और ये आपके पास आएगा 37,566। अच्छा जी, 37,566 आ गया, तो इस हिसाब से आंसर आता है 256,575, 136,364, 82,645 एंड 37,566 व्हाटएवर। तो हमारी वैल्यू इन यूज कितनी है? अच्छा जी, एक चीज हमने मिस की है, 25,000 रुपया इसकी स्क्रैप वैल्यू भी तो है, जो ईयर 4 पे ईयर 3 पे डिस्पोजल होना है 25,000 का, तो ये भी ईयर 3 पे ही डिस्पोजल होना है, तो शायद इन दोनों को मिला के बाकी आपका आंसर ठीक बन जाएगा। तो 25,000 सर, लास्ट ईयर में नेट डिस्पोजल कॉस्ट ऐड होगी 25,000, हाँ हाँ बिल्कुल ऐड होगी, बिल्कुल ऐड होगी जी। 25,000 का 1.1 रेज टू पावर -3, तो ये आपकी बनती है 18,873, 18,783, सॉरी। तो मेरा ख्याल है ये वही बन जाएगा जो आपने पहले बताया था, 136,364, 82,645, 37,566, 18,783, 275, 318। ठीक है जी, मिस कर दिया था हमने 25,000 का डिस्पोजल। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि डिस्पोजल उसने नाम के अंदर ही कहा था कि डिस्पोजल भी शामिल करना है आपने। तो वैल्यू न्यूज बनेगी जरा पे वाला 275,358, ठीक है, 275,358, 275,358। इन दोनों में से हायर कौन सी है, बल्कि ऊपर लिखना था, वैल्यू न्यूज 275,358, इसके साथ हम लिख रहे हैं वर्किंग नंबर 1, और जो हायर है दोनों में से वो कौन सी है अभी, 275,358। तो ये हमारे पास आ गई रिकवरेबल अमाउंट। नेट बुक वैल्यू की बात करते हैं। नेट बुक वैल्यू के बारे में उसने कहा था, नेट बुक वैल्यू के बारे में क्या कहा था, एज ए रिजल्ट ऑफ नेट बुक वैल्यू क्या थी, कैरिंग अमाउंट 3 लाख है, मशीन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बट द न्यू कंपटीटर की एंट्री हो गई, मार्केट रेट फॉर इंटरेस्ट फ्री है। अब कैरिंग अमाउंट इसलिए उसने हमें 3 लाख ही दी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आप अगर गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो उसने आपको 3 सालों की कैश फ्लोज दी है, 1 साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एसेट की कॉस्ट 3 लाख है, जो इस वक्त उसकी नेट बुक वैल्यू आ रही है, और ये 3 साल मजीद चलेगी। तो डेप्रिसिएशन के बारे में हमें इसमें कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन अगर होती तो हम लोग फिर इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करें। तो नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट दैट इज गिवन इन दैट क्वेश्चन इज 300,000, तो हम लोग जो है वो 3 लाख रुपए की नेट बुक वैल्यू लिखेंगे। अब सवाल ये है कि अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो फिर इंपेयरमेंट होगी, तो यस आंसर नेगेटिव है, 24,642 मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा। 300,000 माइनस 275, 358, 24,642, 24,642 इज द नेगेटिव आंसर। देखिए, हमने रिकवरेबल अमाउंट में से नेट बुक वैल्यू माइनस करनी होती है, तो आपके पास अगर आंसर नेगेटिव आए तो ये आपकी इंपेयरमेंट होती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपेयरमेंट कैलकुलेट कर लिया है। इंपेयरमेंट की एंट्री क्या होगी, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रेडिट, और वो कैसे होगा वो हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये दूसरी एग्जांपल जो हमने कर ली। छोटी सी एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट, कि व्हाट आर द इंडिकेशंस के इंपेयरमेंट हो गई। पहली चीज तो ये है कि स्टैंडर्ड इंपेयरमेंट वाला जो है ना, वो कहता है कि भाई माफ नहीं करूंगा मैं। इंपेयरमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो जरा थोड़ा सा, जैसा कहते हैं ना,
कि फैमिलीज में कुछ वालदेन होते हैं गुस्से वाले, तो ये इम्पेयरमेंट का जो स्टैंडर्ड है ना, ये बड़ा गुस्से वाला स्टैंडर्ड है। ये कहता है कि भाई हर साल इम्पेयरमेंट चेक करनी है। रिवैल्यूएशन वाला जो स्टैंडर्ड था वो कहता था यार हर साल जरूरत नहीं है, जितने इंटरवल के बाद आपका दिल करे उतना कर लें, लेकिन जब शुरू करें तो फिर यार इसको पूरा किया करें। यानी कि हर साल रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। रिवैल्यूएशन जो आई 16 में पड़ी थी वो हर साल करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक इंटरवल आप डिसाइड कर लीजिए और जो इंटरवल आप डिसाइड कर लीजिए फिर उस इंटरवल के ऊपर आपने काम करना है। मेरे बेसिक रीजन मान लो, जबकि इम्पेयरमेंट वाला कहता है कि हर साल इम्पेयरमेंट चेक करना जरूरी है, हर साल इंडिकेटर्स को चेक करें। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे पता चलेगा कि आपका एसेट जो है वो इम्पेयर हुआ है या नहीं। और स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर कोई इंडिकेटर आपका आए तो फिर ही आपने उसको उसकी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, वरना हर वक्त नहीं करने बैठ जानी यार इस वक्त मार्केट में देखते हैं थोड़ा सा महंगा हुआ है, थोड़ा सा सस्ता हुआ है। हर वक्त जरूरत नहीं है। जब आपके इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स आएंगे आपने उसी वक्त उस वक्त ही उसकी जो है वो इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करनी है। नंबर 2 ये है कि इंडिकेटर्स हर साल चेक करें। सही हो गया? अच्छा, इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपको कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए कि एसेट डैमेज हो गया है, ठीक है जी, और या एंटिटी के इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहा, एक्सीडेंट हो गया, जो जहां से हमने बात स्टार्ट की थी, तो पहला इंडिकेटर तो बहुत आसान है, अगर आपको पता चल जाए कि एसेट किधर भी एक्सीडेंट, अगर आपको पता चल जाए कि कोई प्लान आप बना रहे हैं, ठीक है जी, कि आपने इस एसेट के इस्तेमाल को डिसकंटिन्यू करना है या रीस्ट्रक्चर करना है, ये आपको कहां से पता चलेगा? आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि आप खुद ही ओनर है, आप खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि आपने इस प्लान को डिसकंटिन्यू करना है या रीस्ट्रक्चर करना है। ठीक है जी। अभी आप लोग अगर उसमें कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली चेंज आने से, तब्दीली आने से कुछ चीजों में फर्क आएगा। तो वो तब्दीली अगर आप लेकर आ रहे हैं कुछ, तो फिर एसेट की इंडिकेशन हो सकती है इम्पेयरमेंट की। जो इंडिकेशन है ना, इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है, ये नहीं है कि एसेट लाजमी तौर पर इम्पेयर हो गया है, ऐसा हो सकता है कि आप उसकी कोई इम्पेयरमेंट वगैरह चेक करें फिर पता चलेगा। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे कि आप लोग पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको कुछ इंडिकेशंस बताते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि हो सकता है आपको ये मसला हो सकता है आपको ये मसला हो सकता है आपको ये मसला हो, फिर वो कुछ टेस्ट लिख कर देता है, फिर जब वो टेस्ट होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपको ये मसला है। सही है। सिमिलरली इंडिकेटर्स वो बीमारियां हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फील हो रही है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये नहीं कि आप चेक करेंगे, आप उसका टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट कैसे लगाएंगे? आप उसकी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, आप उसकी वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको नेटबुक वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो टेस्ट है। लेकिन जो इंडिकेटर्स है, जो अलामात है, वो ये है। अगर अलामात होगी तो फिर आप टेस्ट करेंगे। बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जब आप कराने जाते हैं मेडिकल के अंदर, वो कहते हैं भाई क्यों करा रहे हो? हमने नहीं करना, जाओ भाग दो। ठीक है, वो कहते हैं डॉक्टर से लिखवा के लाओ। डॉक्टर से लिखवा के लाने के पीछे रीजन ये होती है कि जब आप वो टेस्ट करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ नुकसान होता है, कुछ इंटरनली नुकसान हो सकता है, कुछ कैश जाया हो सकता है, कुछ बहुत सारे महंगे महंगे टेस्ट वो करते भी नहीं है। वो कहते हैं भाई ये इसके बहुत सारे नुकसान है, बाद में करेंगे जब डॉक्टर कहेगा। तो इसी तरह से इंडिकेटर्स का ये मतलब नहीं है कि आपके एसेट में इम्पेयरमेंट हो गई है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपने चेक करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना। There is a reduction in the assets expected remaining useful life. आपको पता चला कि एसेट अब उतनी देर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा जितनी देर हम लोगों ने सोचा था, तो भाई क्यों, ऐसे क्यों हुआ? तो देयर शुड बी अ रीजन, क्योंकि आपने जो इनिशियल एस्टिमेट लगाया था वो भी गलत नहीं था। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो डिसीजंस लिए गए थे वो कभी भी गलत नहीं थे, 2 नंबर नहीं थे, डिसीजन हमेशा ठीक थे। तो जब उस वक्त एक सियाने आदमी ने बैठ के सोचा था कि एसेट की यूजफुल लाइफ 15 साल होगी, तो अब आप 5 साल बाद कैसे कह सकते हैं कि एसेट की यूजफुल लाइफ 2 साल होगी? There is an evidence that the entity's expected performance is worse than expected. अगर इदारा ही नहीं चल पा रहा तो फिर भी आपको अपने एसेट्स को चेक करने की जरूरत है कि भाई एसेट्स का हम इतना कवर भी कर पाएंगे या नहीं। ये जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि हम फिर ये सोचेंगे अपने आप से कि भाई अगर एसेट को इस्तेमाल करके भी मैं उतना प्रॉफिट नहीं कमा रहा जितना उसको बेच के कमा सकता हूँ, तो फिर मैं काम ही क्यों कर रहा हूँ, ये बिजनेस ही क्यों चला रहा हूँ? तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा करती हैं। फिर इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन उससे भी आपके एसेट में इम्पेयरमेंट आ सकती है। जैसा कि एसेट की मार्केट वैल्यू के अंदर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन आ रहा है, ये चीज लोगों ने लेना ही छोड़ दी है। तो इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि अगर चीज लोगों ने लेना ही छोड़ दी है तो यार ये तो नुकसान हो गया। अब क्या करें? अब इसकी इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करें, और अगर इम्पेयरमेंट हो तो रिकॉर्ड करें।
Significant changes in technology, market, economic factors, or laws and regulations that have an adverse effect on the company. टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब नए तरीके से लोग काम करते हैं, आपकी मशीनरी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लोग नहीं इस्तेमाल करते। आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग मशीन है आपके पास, पुराने छापे खाने जो है ना, वो पहले प्लेटें बनती हैं, प्लेटों पे किताबें लगती है, किताबों से प्रिंटिंग होती है, फिर ये होता है वो होता है, सुए से बाइंडिंग होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब सारी चीजें मशीन खुद ही करती है। तो आपकी हालांकि मशीन बड़ी प्रॉपर्ली मेंटेन है, आपने छापा खाना बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, प्रॉपर्ली मेंटेन किया हुआ है, लेकिन वो इम्पेयर हो गया, उसको चेक करेंगे, उसकी इम्पेयरमेंट चेक करनी पड़ेगी। मार्केट में चेंजेस आ गई हैं, लोगों ने ई बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, ठीक है, यानी कि आपकी डिमांड कम हो गई। इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, चीजें रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, लॉ एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर ऐसी लग गई है कि आपकी दुकानों के शटर तोड़े जा रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो आप सोच लेंगे आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं कि इदारा जिसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया हुआ है, हाईली गियर्ड इदारे जो होते हैं, हाईली गियर्ड हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस में पढ़ा था कि ये वो इदारे होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा लोन लिए होते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो उससे वैल्यू इन यूज ऑफ एसेट कम हो जाता है। वाह क्या बात कर रहे हैं, अभी देखिए हमने इंटरेस्ट रेट 10% लिया था ना, तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी एनपीवी, मेरे पास कैलकुलेटर पे नजर आ रही होगी, तो ऊपर जाकर देखना पड़ेगा, नहीं ऊपर ही जाकर देखना पड़ेगा। इससे पहले हमने जो एग्जांपल ली थी उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी कितनी, 2,75,358। जरा याद करें, क्यूएम के अंदर आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू 2,75,358 से कम हो जाएगी, यानी कि जो न्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी बनेगी वो 2,75,000 से कम होगी। इन दोनों के दरमियान में ना इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट रेट में। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, उससे आपकी रिकवरेबल अमाउंट कम होगी, उससे आपकी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं कि इंटरेस्ट रेट, एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई देखो अगर मार्केट में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट कम हो तो आपकी रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर फर्क का तो नहीं पता, हाँ लेकिन वैल्यू इन यूज जरूर कम होगी, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है, ठीक है। तो वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई वैल्यू इन यूज और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे इनवर्स रिलेशन। कंपनीज नेट एसेट हैव ए हायर कैरिंग वैल्यू देन द कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है जी, व्हिच सजेस्ट दैट द एसेट्स आर ओवरवैल्यूड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एसेट अपना ओवरवैल्यू किया हुआ है, एसेट से उतना बेनिफिट हासिल नहीं होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सारी चीजों को एस्टिमेट करें, चेक करें। तो ये जनाब हमारे पास इंडिकेटर्स हैं कंपेयरमेंट। अच्छा जी, हम लोगों ने अभी तक जो चीज पढ़ी है वो पढ़ा तो वैसे बहुत थोड़ा सा है, लेकिन चीजों पे टाइम ज्यादा लगा, हमने डिस्कशन वगैरह इस तरह से की है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को जरा बेहतर तरीके से समझ सकें। हमने कहा कि इम्पेयरमेंट कैसे आएगी, इम्पेयरमेंट आएगी अगर हम लोग रिकवरेबल अमाउंट में से नेट बुक वैल्यू माइनस करेंगे, और अगर आंसर आपका नेगेटिव आता है तो आपकी इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा वो, ठीक है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपने कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना है, कोई एंट्री नहीं करनी। इसको लोग इस तरह से भी पढ़ते हैं कि नेट बुक वैल्यू पहले लिखते हैं, रिकवरेबल अमाउंट बाद में लिखते हैं। तो आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो उसका कुछ नहीं करना। तो ये सिंपल बात है, इसमें आप आई एम श्योर कि इतने बड़े हो गए हैं कि आप अगर इन दोनों की चीजों को लेफ्ट राइट कर दें तो जो आंसर है उसका प्लस और माइनस की जो एक्सप्लेनेशन है वो फर्क हो जाएगी, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप एसेट की इम्पेयरमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री होती है जनाब इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और accumulated impairment loss account क्रेडिट, ये हम लोग इसकी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, ठीक हो गया। इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रेडिट। जब हम इसका रिवर्सल करेंगे, नहीं जी, फर्ज करें कि मार्केट में कुछ ऐसे इंडिकेशंस आए जो रिवर्स हो सकते थे। पहले तो ऐसा होता ना कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, गाड़ी लग गई, गाड़ी ठुक गई, तो जो मर्जी कर ले, उसका जितना मर्जी ठीक कर ले, तो उसका इम्पैक्ट रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिनका इम्पैक्ट रिवर्स हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कवानीन लागू कर दिए जिसकी वजह से आपकी इम्पेयरमेंट हुई, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो कवानीन खत्म कर दिए जिसकी वजह से आपकी वो इम्पेयरमेंट रिवर्स हो गई।
समझ आती है बात की, अंडरस्टैंडेबल बात है। एक और सिनेरियो देखते हैं कि कोई कॉम्पिटिटर आया था जिसकी वजह से आपकी सेल्स खराब हो गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो कॉम्पिटिटर जो है वो मार्केट में घुसने के लिए जानबूझ के कम प्राइस पे चीजें बेच रहा था और उसकी वजह से वो लॉस हुआ और वो लोग भाग गए, तो फिर आप दोबारा आपको इजी होना शुरू हो गया। तो देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज जिसमें कि इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स किया जा सकता है। सही है, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि जो इंडिकेटर्स फॉल कर रहे हैं वो इंडिकेटर्स खत्म हो गए। इसी वजह से हम लोग एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंट अपनी बुक्स में मेंटेन करते रहते हैं, जस्ट लाइक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ताकि हमें पता चलता रहे कि इस साल इस एसेट में अभी तक कितनी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड हुई है, आगे बाद में अगर कभी रिवर्सल करनी पड़े तो हम इस अकाउंट को डेबिट करें। तो एग्जैक्टली यही वाली एंट्री उल्ट हो जाएगी जब हमारी रिवर्सल होगी इंपेयरमेंट की। तो इंपेयरमेंट की एंट्री जो होगी वो रिवर्स होगी, तो हम इसमें एंट्री करेंगे एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रेडिट। और जब ये क्रेडिट साइड पे आता है, डेबिट साइड पे हो तो लॉस होता है, क्रेडिट साइड पे हो तो इसको हम इनकम कहते हैं, इंपेयरमेंट इनकम। ले जनाब एंट्री तो सेम है, जो एंट्री आपने लिखी थी एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस उसको रिवर्स कर दे इंपेयरमेंट इनकम से, तो आपके पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। सही है। छोटा सा इसमें एक ट्विस्ट है, जितना इंपेयरमेंट का रिवर्सल हुआ है वो सारा का सारा रिकॉर्ड नहीं करना आपने थोड़ा सा रिवर्सल रिकॉर्ड करना है जो कि होता है HCA माइनस NPV के इक्वल। तो ये हो गई जनाब इसकी अकाउंटिंग एंट्री। क्या समझे, कोई मुश्किल है? ठीक है जी। तो हम लोगों ने रिवर्सल करनी है तो उतनी अमाउंट से करनी है जितनी अमाउंट से हमारे पास हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू। हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट क्या है? हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ द एसेट नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट हैड द एसेट नेवर बीन इम्पेयर्ड। पहले क्या था? हैड द एसेट नेवर बीन रीवैल्यूड, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था रीवैल्यूएशन में। तो अगर वो रीवैल्यूएशन ना की होती तो फिर वो एसेट कितने का होता? सिमिलरली अगर ये वाली इंपेयरमेंट ना रिकॉर्ड की होती, ये वाली, तो हमारा एसेट कितने का होता? ये है हमारी हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट। कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, सवाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। सवाल देखते हैं जी, ये एग्जांपल है हमारे पास। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक एसेट की कॉस्ट है 1 लाख, यूजफुल लाइफ है 10 साल, डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2021। 31 दिसंबर 2002 पे इसकी रिकवरेबल अमाउंट हो गई 64,000। तो हमें फिर 64,000 के हिसाब से चलना होगा। 64,000 पे देखेंगे इसकी नेट बुक वैल्यू ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, उसने हमें कैलकुलेशंस में आसानी की गर्ज से रिकवरेबल अमाउंट ही बता दी। आई कैप क्या करता है, यही सवाल पकड़ता है, कॉस्ट को थोड़ी मुश्किल कर देगा, यूजफुल लाइफ 10 से चेंज करके कुछ और कर देगा, डेट ऑफ परचेज ऐसी कर देगा कि जिसमें पहले साल में डेप्रिसिएशन जो है वो 8 महीनों की चार्ज होगी, और इस तरह से आपको इन्हीं चीजों को खोल के फैला के मुश्किल बनाता चला जाता है। लेकिन उन सारी चीजों में से भी आपने क्या करना है, आपने यही इंफॉर्मेशन निकालनी है कि भाई कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है, यूजफुल लाइफ कितनी है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2 साल, फिर उसके बाद उसको जो है ना वो रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर जब दूसरी दफा रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करें, देखिए नजर भी आ रहा है 31 दिसंबर 2024 दो के ऊपर जो रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की तो वो बन रही थी 64,000, बाद में वो बन गई 70,000। तो इसका मतलब ये है कि 2002 में जो इंडिकेशंस आपको नजर आ रही थी वो इंडिकेशंस खत्म हो गई हैं। देयर इज नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ ड्यूरिंग द इंपेयरमेंट। अगर यूजफुल लाइफ चेंज भी हो तो हमें क्या टेंशन है, हमने तो सब्सीक्वेंट डेप्रिसिएशन न्यू यूज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के हिसाब से करनी होती। तो जनाब वो कहते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज बताएं ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक। ओए ओए ओए, तो 1 बाय 1 चलते हैं जी। ईयर 1 की बात करते हैं। ईयर 1 में क्या हुआ है, आपने एसेट परचेज किया। ईयर 1 में आपने एसेट परचेज किया है। तो ईयर 1 में जब आप एसेट परचेज करेंगे तो आप एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट, ये कैश या बैंक से आपने पेमेंट की है वो आप क्रेडिट कर देंगे, तो एसेट आपकी अकाउंट्स में आ जाएगा 100,000 का। आपने इस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ईयर 1 के एंड के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन के बारे में उसने कोई मेथड नहीं बताया, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। एसेट की कॉस्ट है 1 लाख,
10 साल में ये डेप्रिशिएट होगा तो इसकी डेप्रिसिएशन बनेगी 10,000 की पहले साल में। क्या कहते हैं? ठीक है, ईयर 1 खत्म हो गया हमारा, ईयर 1 के ऊपर कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुई, ईयर 1 हमारा खत्म हो गया, जो कि आपका 20x1 था, 20x1 ये कंप्लीट हो गया। ईयर 2 की तरफ चलते हैं। ईयर 2 में क्या हुआ? एसेट की आपने चार्ज की डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट किस अमाउंट से? 10,000 से, 10,000 से। क्या समझ? ठीक हो गया? अच्छा, अब ईयर 1-2 के एंड के ऊपर आपकी आ गई इम्पेयरमेंट, तो आपने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की कैलकुलेशंस करते हैं, पेन का कलर मैं चेंज करूंगा ताकि फिगर्स में डिफरेंस नजर आए। तो हम लोगों ने कहा कि रिकवरेबल अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू करेंगे हम। रिकवरेबल अमाउंट है हमारी 64,000। सवाल यह है कि इस डेट के ऊपर आपके एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी है? एसेट था 1 लाख का, तो कॉस्ट उसकी 1 लाख थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2 साल 10,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, तो हमारे पास जो एसेट है वो 80,000 का आ गया है। आंसर आया नेगेटिव में, तो 16,000 की हमारी इम्पेयरमेंट है वो रिकॉर्ड की जाएगी। 64,000 माइनस 80,000, 16,000 के इक्वल आंसर आता है। तो हम इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे दूसरे साल में 16,000 की, क्योंकि माइनस में आंसर आया। तो हम एंट्री करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रेडिट 16,000 से। क्या समझे? ठीक है, ईयर 3 की बात करते हैं, जिससे हम 20x3 कहते हैं, ये हो गया 20x2, 20x3 की बात करते हैं। अब अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे एक रूल ये ध्यान में रखिएगा कि सबसीक्वेंट डेप्रिसिएशन जो होगी ना, फिर आपने रिप्लेस करनी है, यानी कि कुछ भी चेंज हो जाए तो वहां से आगे ऑनवर्ड्स एसेट की वैल्यू जो डेप्रिसिएशन है वो आपने फिगर चेंज करनी है। फिर जो उस वक्त आपकी एसेट की जो कॉस्ट होगी आपने उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करना। अगर आप अभी देखें तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं। एंट्री तो आपने लिख लिया, एंट्री तो यही होगी, अमाउंट में फर्क होगा, तो हम जरा देख लेते हैं कि अमाउंट कितनी होगी। उसके लिए हम जरा पिछले साल ईयर 1 में चलते हैं। ईयर 1 में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट कितने का शो हो रहा होगा? हम लोग कहेंगे एसेट की कॉस्ट है 1 लाख और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है? पहले साल 10,000 की टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, तो एसेट जब हमारे पास 90,000 का आ रहा होगा पहले साल, ऐसे ही है। और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे, कितना? 10,000 का पहले साल की होगा। दूसरे साल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आ रहा होगा? कॉस्ट विच इज 100,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपको पता है उसका ओपनिंग 10,000 था, डेप्रिसिएशन मजीद 10,000 की चार्ज हुई है, तो टोटल 20,000 आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट बन जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करेंगे 10,000 का। ये तो इम्पेयरमेंट से पहले तक की बातें होंगी। फिर हुई आपकी इम्पेयरमेंट, कितनी हुई? 16,000 की। तो 16,000 की इम्पेयरमेंट आप एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। आप लिखेंगे इम्पेयरमेंट एक्सपेंस 16,000 का, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस करके। दूसरा, आप एसेट के अंदर से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस 16,000 का, तो आपका जो एसेट है वो फिर
किस अमाउंट पे चला जाएगा? 64,000 पे। तो ये देखें जनाब, एसेट इंपेयर होकर 64,000 पे चला गया दूसरे साल के एंड पे। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा, जो कि आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है, और इंपेयरमेंट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा, जो कि आपने इंपेयरमेंट लॉस अभी रिकॉर्ड किया है। 20x3 की डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब इंपेयरमेंट हो जाए, या जब हम लोगों ने रीवैल्यूएशन में रीवैल्यूएशन पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि जो सारा कुछ करने के बाद अब जो नई वैल्यू आई है, इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो हमारी डेप्रिसिएशन होगी 64,000 की। दूसरी बात यह है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब इसकी 8 साल रह गई है, 2 साल डेप्रिसिएट हो गया है, तो उसको डिवाइड करेंगे हम 8 के साथ, हमारे पास डेप्रिसिएशन जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी ये 8,000 की होगी। ठीक हो गया जी। इस साल आपकी कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ, आप कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 2023 में सिर्फ आपकी 2003 में आपकी सिर्फ ये एंट्री होगी, 8,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप एसेट की कॉस्ट लिखेंगे 1 लाख, एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप इसमें से माइनस करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पिछले साल 20,000 थी, इस साल मजीद 8,000 हो गई, तो टोटल ये बनी 28,000, और लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, जिसमें कोई चेंज नहीं आया, जो 16 का 16,000 ही आपके पास पड़ा हुआ है पिछले साल जो हुआ था। क्या समझे? हमारे पास एसेट अब कितने में हो जाएगा? 64 माइनस 8, 56,000 पे। और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे आप 8,000 का, और इंपेयरमेंट एक्सपेंस नहीं होगा इस साल, क्योंकि इस साल इंपेयरमेंट नहीं हुई है। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट साथ साथ चलेगा, जैसे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है। व्हाई इज डेप्रिसिएशन 8,000? ओके, देखिए, जब भी हम कभी चेंज करते हैं, जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं, जब हम कोई एस्टिमेट में चेंज करते हैं, जब भी हम कुछ चेंज करते हैं, तो उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाती है एसेट की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है, उसके ऊपर दोबारा से कैलकुलेट करना होता है। तो हम लोग दोबारा से उसके लिए जो है ना वो मेथड अप्लाई करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो हम जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करेंगे। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो जो रिमेनिंग वैल्यू आ गई है उसको जो रेट दिया होगा उस रेट के साथ जो है ना वो करेंगे। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दिया हुआ है और किसी चीज में चेंज आ जाता है तो फिर आप नया डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के अंदर ये आपको थोड़ी सी मुश्किल आती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर, कि आपको फिर इस तरह के सिनेरियो में नया डेप्रिसिएशन रेट फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसका फार्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है 1 माइनस यूजफुल लाइफ रूट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो जब आप रीवैल्यूएशन करेंगे, या जब आप इंपेयरमेंट करेंगे, या जब आप चेंज इन एस्टिमेट करेंगे, इन तीनों सिनेरियोज में यही रूल फॉलो किया जाता है कि जिस डेट पे चेंज हो गया है उस डेट के बाद से दोबारा से डेप्रिसिएशन रीकैलकुलेट होनी होगी। ओके, ठीक हो। असल में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रिवर्सल, जो कि इस साल आएगा। तो अभी तक हमने ब्रेक के बाद जो कुछ भी पढ़ा है, बेसिकली वो एप्लीकेशन था जो हमने ब्रेक से पहले पढ़ा था, उसकी एक प्रैक्टिस थी। तो ब्रेक से पहले जो पढ़ा था उसकी सारी प्रैक्टिस अभी तक हमने कर ली है। अब आगे चलते हैं रिवर्सल की तरफ। ईयर 4 के अंदर सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8,000 से आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका 8,000 होगा। देखिए, जो डेप्रिसिएशन है ना, इंपेयरमेंट के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अपनी मस्ती में है, डेप्रिसिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चार्ज होनी है और वो होनी ही होनी है, उसकी कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो अब दोबारा से उसने कहा है कि जो है वो इंपेयरमेंट जो है वो करनी होगी। तो अब जो दूसरी दफा ये 20x4 के एंड पे तो इसकी अमाउंट जो है वो 70,000। तो हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। मैं कोशिश किया पेन का कलर भी सेम हो कि रिकवरेबल अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट इस वक्त आपकी कितनी है? 70,000 है। नेट बुक वैल्यू कितनी है? देखिए, पिछले साल आपके एसेट की नेट बुक वैल्यू 56,000 थी, ये लिखा हुआ है।
इसमें से 8,000 की मजीद डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे आप, ठीक है जी, तो आपकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 56 माइनस 8, अल्लाह आपका भला करे, ये कहां पे जाती है, ये 48,000 पे जाती है, ठीक है। तो आपकी जो नेट बुक वैल्यू है दैट इज 48,000। नेट बुक वैल्यू कितनी है, 48,000। 48,000 पेन का कलर जरा फर्क आ रहा था तो मैंने कहा आप कंफ्यूज हो गए। तो अब आपका जो फर्क आया है वो आया है 22,000 का, ये पॉजिटिव आंसर है। देखें अगर ये शुरू में आया होता तो हम इसे इग्नोर कर देते, अगर ये शुरू में आया होता, फर्स्ट टाइम यही आ जाता, आंसर पॉजिटिव आ जाता, तो आपको पता है पॉजिटिव आंसर को हम इग्नोर कर देते। लेकिन अगर हम पास्ट में एक लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं और अब हमारे पास इंपेयरमेंट का गेन आता है, तो फिर हमें उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, फिर हमें उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो फिर ये बात बनती है कि यही जो इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री है यही हम करेंगे, लेकिन रिवर्स कर देंगे। हम एंट्री करेंगे accumulated impairment loss account debit, accumulated impairment loss account debit और impairment का gain account, impairment income account credit। क्या समझे, accumulated impairment loss account debit और impairment की income credit कितनी अमाउंट से, 22,000 से नहीं करनी हमने 22,000 से नहीं करनी, हमने अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो भी मैंने आपको बताई थी। उसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी और वो वर्किंग क्या है, HCA माइनस नेट बुक वैल्यू। एक तो ये अमाउंट आ जाएगी और दूसरी ये इम्पेयरमेंट गेन की अमाउंट आ जाएगी। इम्पेयरमेंट गेन कितना है, 22,000 का, ठीक है। HCA माइनस नेट बुक वैल्यू ये भी कर लेते हैं। नेट बुक वैल्यू आपको पता है कितनी है, अभी आपने निकाली है 48,000, ठीक है। HCA कितना है, हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट। हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट हमें ये कहती है कि वो क्या अमाउंट होती कि अगर एसेट इंपेयर ना हुआ होता तो हमारे पास क्या इस वक्त नेट बुक वैल्यू होती। अगेन इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, HCA मींस नेट बुक वैल्यू इफ देयर हैज नेवर बीन एन इम्पेयरमेंट। आपने 2002 के अंदर 20H2 के अंदर एक इम्पेयरमेंट दिया, अगर वो ना की होती तो इस वक्त चौथे साल के एंड के ऊपर आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी होती। बहुत ही सिंपल है, आप लोग कैलकुलेट कर रहे थे 1 लाख रुपए का आपका एसेट था, 10,000 की डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे थे, तो 4 सालों की 40,000 की डेप्रिसिएशन शामिल हो गई होती। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर है 60,000। हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट 60,000 है। बिल्कुल जिस दिन आपने पहले दिन जो है ना जो कैलकुलेशन स्टार्ट की थी वो ये थी कि लाख रुपए का एसेट था, 10 ईयर्स में डेप्रिसिएट करेंगे, हर साल की 10,000 डेप्रिसिएशन होगी और 4 सालों में 60,000 40,000 की डेप्रिसिएशन के बाद 60,000 उसकी नेट बुक वैल्यू बन जाती है। तो ये जनाबे वाला कितना बनता है जी, 12,000, ठीक है जी। तो इन दोनों में से जो लोअर है वो हमारी एंट्री होगी, तो दोनों में से लोअर है 12,000, तो ये जो एंट्री है हमारी ये वाली ये 12,000 से होगी। तो रूल याद कर लें जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है, ये बेसिकली ये जो एंट्री होनी है ये लोअर ऑफ HCA माइनस नेटबुक वैल्यू और इम्पेयरमेंट लॉस, जो इम्पेयरमेंट का जो गेन आपने निकाला है, जो कि इम्पेयरमेंट गेन जो है ये कैसे आता है, रिकवरेबल अमाउंट माइनस नेटबुक वैल्यू करके। इन दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी ना उससे हमने रिवर्सल की एंट्री करनी। तो रिवर्सल की एंट्री किस अमाउंट से करनी है, लोअर ऑफ HCA माइनस नेटबुक वैल्यू और इम्पेयरमेंट गेन जो कि आता है नेट बुक वैल्यू RA माइनस नेट बुक वैल्यू। ओए कितना सिंपल रूल बन गया। हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू निकाले और रिकवरेबल अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू निकाले।
इन दोनों में से जो लोअर होगी आपने उससे इसका रिवर्सल की एंट्री रिकॉर्ड कर देनी। चले आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो रूल बना है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का वो ये है कि आप लोग इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, इम्पेयरमेंट इनकम क्रेडिट करेंगे, और ये अमाउंट आपने लोअर ऑफ एचसीए माइनस नेट बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू, दोनों में से जो छोटी होगी वो, और ये भी तब जब इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर रिकवरेबल अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू का आंसर पॉजिटिव आ रहा है और इम्पेयरमेंट करने की जरूरत आपको पड़ रही है, इम्पेयरमेंट रिवर्स करने की, तो फिर इन दोनों में से लोअर की अमाउंट के साथ रिवर्स करना। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि लोअर ऑफ क्यों लेते हैं। अगर आप इसकी लॉजिक पूछेंगे तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं अपने साथ बैठे एक सीनियर बच्चे को जो फाइनल में होगा उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आप क्योंकि अभी छोटा ज़हन है ना, तो ज़हन तो छोटा नहीं है, माशाल्लाह साहब लोगों के ज़हन बहुत बड़े बन गए, लेकिन अभी आप बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हैं। अभी आप इम्पेयरमेंट समझ रहे हैं, इम्पेयरमेंट की एंट्रियां समझ रहे हैं, इम्पेयरमेंट की रिवर्सल समझ रहे हैं। अब मैं आपको एक ये ऐसी इंटेलेक्चुअल बात बताऊं कि आप हैरान परेशान रह जाए, तो वो आप नहीं समझ सकेंगे उसको। तो मैं आई डू नॉट वांट टू चैलेंज योर इंटेलेक्ट, मैं आपकी इंटेलेक्ट को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप जीपीटी से पूछ सकते हैं कि भाई हम लोग ये लोअर ऑफ इस तरह से क्यों लेते हैं। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप बस इसको मेमोराइज कर लें। कुछ चीजें होती हैं जो टीचर समझाता है, कुछ चीजें होती हैं जो टीचर नहीं समझाता। जो टीचर नहीं समझाता उसका ये मतलब नहीं होता कि उसको आती नहीं है, उसका ये मतलब होता है कि शायद वो बच्चों को समझ नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीज है। अच्छा जी, तो ये एंट्री हमने समझ लिया रिवर्सल की। अब बस हमने इसको ईयर एंड पे कंप्लीट करना है। इम्पेयरमेंट लॉस टू एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट आ गया है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या शो होगा, जरा गौर से देखिएगा। एसेट की कॉस्ट शो होगी 1,00,000 रुपए के ऊपर। एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने किस तरह से दिखानी है। देखिए 28,000 की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी और 8,000 की मजीद क्रेडिट हो गई, तो ये आपकी टोटल कितनी बनी, 28 और 8 36,000। कोई मर्जी जिस मर्जी टेंशन में होगा, डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपनी मौज में, इनको नहीं छेड़ना। रिवैल्यूएशन में हम क्या करते थे, हम जैसे रिवैल्यूएशन करते थे सबसे पहले टोटल रिवैल्यू जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सरप्लस होता था, सारा का सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो उठा के एसेट में मूव कर देते थे। सबसे पहले जिसे कहते हैं कि इसका नाटका बंद करते थे, पंजाबी में कहते हैं इसका मकू ठप देते थे, कि जनाब हम लोग जो है ना वो इसको बंद कर देते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। लेकिन इंपेयरमेंट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अपनी बुजुर्गी हासिल है, उसको अपना मुकाम हासिल है, उसको हमने नहीं छेड़ना इंपेयरमेंट के अंदर। अच्छा, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस की अगर हम बात करें तो ये था जनाबे वाला 16,000 का, और इसमें हमने डेबिट किया है 12,000। तो इस वक्त आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 16 में से 12 माइनस करने के बाद 4,000 की रह गई है। ये गौर कर ले, मैं किसी एक डिफरेंट कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट करता हूं कि इनिशियली आपके पास 16,000 था, फिर आपने एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को डेबिट किया 12,000 से, तो आपके पास 4,000 रह गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, अब आपके पास जो एसेट है अब वो बढ़ के कितने का हो गया होगा, 60,000 का हो गया जी। क्या समझे, एसेट की नेटवर्क वैल्यू हो गई 60,000। जहां तक हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो बिल्कुल उसी तरीके से आएगा 8,000 का, जो कि इस साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। इसके बाद आपने इंपेयरमेंट गेन रिकॉर्ड करना है जो आपकी अदर इनकम्स में आएगा। कितना इंपेयरमेंट गेन आपने रिकॉर्ड किया है, 12,000 का। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप माइनस में लिखेंगे, इंपेयरमेंट गेन आप पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि वो आपकी इनकम। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारा ये उसने कहा था कि ईयर 1 से ईयर 4 तक नहीं, ईयर 1 से ईयर 5 तक का है, तो ईयर 5 की एंट्री भी कर लेते हैं। ईयर 5 में क्या होगा, ईयर 5 में सिर्फ डेप्रिसिएशन है, ईयर 5 में और कुछ नहीं उसने बताया हुआ। तो आप अगर देखें कि 20x5 के अंदर क्या हुआ है, आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन इस लाइन में लिखी हुई है, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगेन
ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि फिर जो नेट बुक वैल्यू आपकी बन जाएगी, उस नेट बुक वैल्यू को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में डेप्रिसिएट करना है, उसके लिए दोबारा से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी है। अब आपकी 60,000 की नेट बुक वैल्यू है जो ईयर 4 के एंड पे आई है, और आगे वो 6 सालों तक डेप्रिसिएट होनी है, तो आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो होगी 60,000 डिवाइडेड बाय 6, बोले तो 10,000। ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर 5 में आप करेंगे 10,000 की, और ईयर 5 में जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो आप अपने एसेट को किस अमाउंट में दिखाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपका एसेट की जो कॉस्ट होगी वो उसी तरह से 1 लाख होगी। एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी होगी, 36,000 थी, 36,000 में ये 10,000 ऐड होगा तो 46,000 हो जाएगी, और लेस करेंगे आप एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, तो उसमें कोई चेंज नहीं है ईयर 5 में, वो उतना ही है जितना 4,000 का आपका पड़ा हुआ था, ये इतना ही रहेगा। और आपकी जो नेट बुक वैल्यू बन जाएगी ईयर 5 में वो 50,000 बन जाएगी। अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें तो इसमें आप सिर्फ डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस लिखेंगे ईयर 5 में, और वो आपका कितना है, अभी आपने एंट्री किया 10,000, इसमें और कोई चीज नहीं लिखी जाएगी। तो हम लोगों ने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल की है जिसमें हम लोगों ने एंट्रीज कैसे होती है ये देखा है, और फिर ये भी देखा है कि अगर रिवर्सल हो जाए तो रिवर्सल कैसे रिकॉर्ड करना है। आई होप एंड आई विश कि आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।